हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं ज्योति आपके अपने परिवार सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो परीक्षा है मुख्य सेविका भर्ती उसकी डेट आ चुकी है, तो इसलिए हम अपना सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और उसमें हम आज सबसे पहले क्या देखेंगे। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियाँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे मंत्री और विभाग। तो मंत्री और विभाग में हमारा सबसे पहले आ जाता है स्मृति जुबिन ईरानी। ये क्या है? ये माननीय कैबिनेट मंत्री हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय इनके अधीन आता है और भारत सरकार के मंत्री हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय से ही ये हमारी भर्ती हो रही है। फिर आता है हमारा डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा। ये माननीय राज्य मंत्री हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार इनके अंतर्गत आता है। फिर आती है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। तो बेबी रानी मौर्य ये क्या है? ये महिला कल्याण बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की। फिर आता है श्रीमती प्रतिभा पाटिल शुक्ला आती हैं। श्रीमती प्रतिभा शुक्ला ये माननीय राज्य मंत्री हैं और इनके अंतर्गत भी हमारा महिला कल्याण बाल विकास ये सभी आता है। फिर हमारी जो सचिव हैं वो है अनामिका सिंह। अनामिका सिंह हमारी सचिव हैं और महिला और बाल विकास विभाग इनके अंतर्गत आता है। ये यूपी गवर्नमेंट की हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की, और इन्होंने इस भर्ती का ऑर्डर दिया है। इनके अंतर्गत ये भर्ती हो रही है। फिर आता है डॉक्टर सारिका मोहन। ये निदेशक हैं और महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग इनके अंतर्गत आता है। ये भी यूपी गवर्नमेंट से ही है। अब हम देखते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी कि 2 अक्टूबर को 106वीं जयंती मनाई गई। 1975 को यह सब आरंभ किया गया था। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना भारत सरकार के बड़े कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना का अधिकतर कार्य आंगनबाड़ी के द्वारा किया जाता है। यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना भारत सरकार के बड़े कार्यक्रमों में आती है, इसलिए सरकार इसके लिए गंभीर रहती है और इसका अधिकतर कार्य आंगनबाड़ी के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश इसके विधिवत संचालन के लिए 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के रूप में एक अलग विभाग बनाया गया। उत्तर प्रदेश में इसके लिए क्या हुआ? 1988 में बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग बनाया गया। अब वर्तमान की स्थिति देख लेते हैं कि वर्तमान में क्या है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 897 बाल विकास परियोजनाएं तथा 1,89,789 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। ये एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1,89,789 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। भारत सरकार में 13,87,000 कार्य कर रहे हैं। सतत बाल विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये सब किया जा रहा है, यानी कि जो भी लक्ष्य रखे गए हैं उन लक्ष्यों को पूरा करने में ये सब मदद कर रहा है। फिर आता है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी ग्रामीण शहरी को इसमें बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, यानी कि ग्रामीण स्तर पर कितनी रखी जाती हैं और शहरी स्तर पर कितनी रखी जाती हैं। तो इनकी जो संख्या होती है आंगनबाड़ी की, ग्रामीण स्तर पर 400 से 800 रखी जाती है। ग्रामीण स्तर पर 400 रखी जाती है, शहरी स्तर पर 800 रखी जाती है। ऐसे ही जनजातीय क्षेत्र में 300 से 800 तक रखी जाती है। फिर आ जाता है मिनी आंगनबाड़ी। तो मिनी आंगनबाड़ी में क्या आता है? मिनी आंगनबाड़ी में आता है, मिनी आंगनबाड़ी में आता है ग्रामीण शहरी 150 से 400 की संख्या तक और जनजातीय क्षेत्र 150 से 300 की संख्या तक इसमें आ जाता है। फिर आता है मांग पर आंगनबाड़ी, यानी कि जब मांग होती है तो क्या होता है, 6 साल से जो कम के जो बच्चे होते हैं 40 बच्चे होने जरूरी होते हैं, और अगर 40 बच्चे वहाँ पर पाए जाते हैं तो मांग पर आंगनबाड़ी ओपन कर दी जाती है कि आंगनबाड़ी के लिए वहाँ पर योजना चलाई जाती है, परमिशन मिल जाती है। फिर आता है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और इसके उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम।
तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना। फिर आता है इसमें IMR, MMR में कमी लाना, बच्चों में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। फिर आ जाता है उचित सामुदायिक शिक्षा। फिर आता है बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाना, विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना। फिर आ जाता है हेल्थ और पोषण से संबंधित, ये सारे कार्य इसके अंतर्गत ही आते हैं। फिर आता है आवश्यकताओं की देखभाल करना कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं। फिर आता है किशोर लड़कियों को सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक बन सके। क्योंकि जब तक बच्चे जागरूक नहीं होंगे या लड़कियां जागरूक नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, तो वे आत्मनिर्भर नहीं बन सकेंगे, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण योजनाएं, एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाएं, कि इसमें क्या क्या आता है देख लेते हैं। 7 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं के लिए ये योजनाएं चलाई जाती हैं। कि एकीकृत बाल विकास योजना जो होती है 7 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं के लिए ये योजनाएं कार्य करती हैं। फिर आ जाता है पूर्व स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा। 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनमें सहायता प्रदान करती है, शिक्षा देती है, जिससे बच्चों में जागरूकता आती है। फिर आ जाता है हमारा रोग प्रतिरक्षण। रोग प्रतिरक्षण में क्या आता है, रोग प्रतिरक्षण में आ जाते हैं बच्चे, गर्भवती महिलाओं, इन सब के लिए रोग प्रतिरक्षण कार्य करता है। फिर आता है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें किशोरी और महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं, यानी कि धात्री महिलाएं उन्हें कहते हैं जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इनके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। फिर होता है हेल्थ चेकअप, यानी कि स्वास्थ्य जांच। महिलाओं और किशोरियों को छोड़कर सभी के लिए हेल्थ चेकअप जरूरी होता है। परामर्श सेवाएं, जो इन्हें रेफरल सर्विस भी कहते हैं, सभी के लिए जरूरी होती है। रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं। स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से NRHM और परिवार कल्याण विभाग द्वारा यह सेवा प्रदान की जाती है। NRHM की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये आप सभी देख सकते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अगर आ जाता है NRHM, इसको इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बताएंगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं कि इसमें बच्चे कितनी एज तक के आते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें 0 से 6 माह के बच्चे, फिर आते हैं 7 से 3 माह के बच्चे, फिर आते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो इसके द्वारा लाभान्वित होते हैं। फिर आ जाता है किशोरी बालिकाएं। किशोरी बालिकाएं महिलाएं आ जाती हैं 15 से 45 वर्ष, और फिर गर्भवती महिलाएं आ जाती हैं और धात्री महिलाएं इसमें, यानी कि दूध पिलाने वाली माताएं, इस सभी में आ जाती है। अब देखते हैं कि इनका उत्तरदायित्व कैसे निभाया जाता है, कि इनका उत्तरदायित्व क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें निदेशक। तो निदेशक में क्या आता है, निदेशक में आता है कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व जो सबसे बड़ा होता है, वो निदेशक के ऊपर ही होता है। यानी कि यही प्रक्रिया को चलाते हैं कि कैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करेंगे, कैसे मुख्य सेविका कार्य करेंगी। फिर इनके बाद आ जाता है जिला कार्यक्रम अधिकारी। ये जिले पर कार्यक्रम को देखते हैं कि किस तरह योजना चलेगी। फिर इनसे आ जाते हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी। बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने हिसाब से फिर क्षेत्र को देखते हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी मुख्य सेविका के साथ मिलकर कार्य करते हैं, और मुख्य सेविका आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती है उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं। फिर आता है ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत निदेशक, विभागाध्यक्ष और राज्य स्तरीय समस्त निर्माण निदेशक द्वारा लिए जाते हैं। इसी कार्यक्रम के अंदर क्या होता है कि निदेशक जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं और राज्य स्तरीय समस्त निर्माण कार्य होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, वे सब निदेशक द्वारा लिए जाते हैं। मतलब जो भी फैसले करता है इसमें यह निदेशक करता है। फिर हम देखते हैं आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती है उसके क्या कार्य होते हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य को देख लेते हैं। उनका सबसे पहला कार्य होता है समुदाय सर्वेक्षण सूची बनाना, कि समुदाय कितना बड़ा है उसका सर्वेक्षण करती है, उसकी सूची बनाती है। सर्वेक्षण कर सूची में अंकित करना कि उनमें 6 वर्ष से कम आयु की किशोरियां, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं की गणना करना कि उनकी संख्या कितनी है।
फिर आ जाता है आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से विभिन्न लाभार्थियों को सेवा प्रदान करना। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र होता है तो क्या होता है, उसमें लाभार्थी जो होते हैं उन्हें सेवा प्रदान करना, उनको जानकारी देना। क्योंकि जब तक किसी को जानकारी नहीं होगी तब तक वह उन सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकता। तो इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या करती हैं कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक करती हैं, जानकारी देती हैं, जिससे वह उनका लाभ, योजना जो होती है उनका लाभ उठा सके। फिर आ जाता है 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और अनुपूरक पोषाहार सेवाएं प्रदान करना। कि जो गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा है उसकी जांच करना। और अनुपूरक पोषाहार जैसे कि दलिया, सत्तू वगैरह आता है तो ये सारे उन्हें टाइम से देना और सेवाएं प्रदान करना। फिर आता है 3 से 6 ईयर तक के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना। जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल से पहले शिक्षा देती है आंगनबाड़ी। कई बार आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी आती हैं, घर से ही छोटे छोटे बच्चों को ले जाती हैं स्कूल की, और स्कूल में उन्हें सारी जो आंगनबाड़ी सेंटर होता है उसी में बच्चों की जिम्मेदारी निभाती हैं, बच्चों को अच्छे से रखती हैं। फिर आंगनबाड़ी केंद्र में कुल 11 रजिस्टर होते हैं। ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि आंगनबाड़ी केंद्र में कुल कितने रजिस्टर होते हैं, तो आप बताओगे आंगनबाड़ी केंद्र में 11 रजिस्टर होते हैं। उनमें प्रत्येक दिन का परिवार विवरण, पूरक पोषाहार स्टॉक, पूरक पोषाहार वितरण, पाठशाला पूर्व शिक्षा और गर्भावस्था, प्रसव, टीकाकरण, विटामिन और इन सब का रिकॉर्ड इसमें आ जाता है। ग्रेविट योजना, संदर्भ सेवाएं, मासिक वार्षिक सारांश और बच्चों के वजन का रिकॉर्ड, ये सब इसमें आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक माह सेक्टर स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठकों में प्रतिभाग, एएम के साथ साझा रणनीति तैयार करना। कि जो एएनएम होती है उसके साथ मिलकर जो मुख्य सेविका होती है साझा रणनीति तैयार करती है। गर्भवती महिलाओं, परिवार के 6 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 300 दिन तक पूरा पोषण आहार दिया जा सकता है। यानी कि वह यह देखती हैं कि सुरक्षा अधिनियम के तहत 300 दिन तक कि दलिया वगैरह, जो सत्तू होता है, दूध होता है और जो दालें आती हैं, तो उसे पूरक पोषण आहार में माना जाता है कि पूरक पोषण आहार कैसे वितरित करना है, तो वो इसके देखती हैं। फिर आ जाते हैं सहायिका के कार्य। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है उसकी एक सहायिका होती है जो उसकी मदद करती है। तो उसके क्या कार्य होते हैं? बालिकाओं और माताओं का भोजन पकाकर उसे परोसना, उसे भोजन परोस कर देती है, सफाई का प्रबंध करती है, पानी का प्रबंध करती है, छोटे बेबी की सफाई करती है, छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर लाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर लाती है, कई बार घर से ही ले जाती है। फिर बात करते हैं इनके मानदेय के बारे में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती है उसका जो मानदेय होता है वो 4,500 रुपये होता है। और इसमें जो 1,500 रुपये होते हैं वो करती है हमारी यूपी गवर्नमेंट, और 4,500 रुपये करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये 6,000 हो जाते हैं। ऐसे ही जो सहायिका का होता है 2,200 रुपये होता है, केंद्र सरकार जो देती है, और 1,000 देती है हमारी यूपी गवर्नमेंट, तो ये हो जाता है 3,200। इसके बाद हम देख लेते हैं मुख्य सेविका के क्या कार्य हैं। तो मुख्य सेविका के कार्य देख लेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है? प्रशिक्षण और कार्य अपेक्षाओं के बीच की कमियों को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करती है। क्योंकि जब तक मुख्य सेविका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन नहीं करेगी, उन्हें उनकी कमियों के बारे में नहीं बताएगी, उनसे जो भी अपेक्षाएं जनसाधारण को होती हैं और प्रशिक्षण के बारे में नहीं बताएगी, तो अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुख्य सेविका इनमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है। फिर प्रतिमाह 15 से 20 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण महिला स्वास्थ्य निरीक्षक के साथ मिलकर करती है। सप्ताह में एक बार आंगनबाड़ी का निरीक्षण करती है कि आंगनबाड़ी में क्या कमियां हैं और क्या वहाँ पर ज़रूरतें हैं। तो प्रतिमाह 15 से 20 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण हमारी मुख्य सेविका करती है, और वह एएनएम के साथ मिलकर करती है। क्योंकि एएनएम जो होती है वह मुख्य सेविका के साथ मिलकर कार्य करती है, और स्वास्थ्य निरीक्षक उसे ही कहते हैं कि क्या क्या वहाँ की ज़रूरतें हैं। फिर आ जाता है स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिमा विकासखंड और सेक्टर स्तर पर आयोजित बैठकों में प्रतिभाग करती है और प्रगति की समीक्षा करती है। यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो यह देखती है कि विकासखंड और सेक्टर स्तर पर आयोजित बैठकों में
कि सभी लोगों की क्या-क्या विचारधाराएँ हैं और कैसे प्रतिभा कर सकते हैं और कैसे प्रगति हो सकती है। अब देख लेते हैं कि जो मुख्य सेविका होती है, उसका प्रशिक्षण कहाँ होता है, यानी कि जब उसे जॉइनिंग मिलती है तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है। तो मुख्य सेविका को 3 महीनों तक गृह विज्ञान महाविद्यालय सामाजिक कार्य विभाग में प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें सारी बातें सामाजिक कार्य विभाग में समझाई जाती हैं। मुख्य सेविका की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए अ, क्या हुआ, सरकार ने उनके कार्यों को समझा और उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें कई विभाग दिए। और उसे देने के साथ उन्हें उनकी जिम्मेदारियों को समझाया। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान NIPCCD 1992 द्वारा नौकरी की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया और उन्हें 8 अलग-अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया, जैसे कि प्रशासन, पर्यवेक्षण और अधीनस्थों को शिक्षा जारी करना, CDPO यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर की हेल्प करना, AWW की मदद करना यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर की मदद करना, संपर्क सहायता करना और उसका मूल्यांकन करना। आंगनबाड़ी दौरे के समय मुख्य सेविका के क्या कार्य होते हैं? घरेलू सर्वेक्षण करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करती है, परिवार और लाभार्थियों की सही सूची बनानी उन्हें सिखाती है, सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को कमजोर कुपोषित सूची में शामिल करती है ताकि उनके स्वास्थ्य के स्तर को सुधारा जा सके। ऐसे ही कुपोषित बच्चों का सही उम्र का पता लगाती है, उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल भेजने में मदद करती है। अब जानते हैं इसकी फंडिंग के बारे में कि इसकी फंडिंग कैसे होती है। तो फंडिंग जो केंद्र सरकार होती है वो 60% और राज्य सरकार 40% इसकी फंडिंग करती है और पूरक पोषण में दोनों की जो फंडिंग होती है 50-50%, उत्तर पूर्वी राज्यों में 90 से 10% तक होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से तैयारी करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।